વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી. અહીં આપણને વિકલ્પો આપેલા છે. પહેલું, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो जवाब आवशे विकल्प डी, ईश्वर. बीजू, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है. तो जवाब आवशे विकल्प ए, बाइबिल. त्रीजू, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो जवाब आवशे विकल्प बी, काशी विद्यापीठ में. चौथुं, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाब आवशे विकल्प बी, श्री शंकर दयाल शर्मा. प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था. तो जवाब आवशे गीता. बीजू, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था. जो जवाब आवशे विचारों में. तीजू, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. जो जवाब आवशे बापू. चौथुं, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए. तो जवाब आवशे लोक सेवा मंडल. पांचवों, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे. तो जवाब आवशे पद. छठुं, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी. तो जवाब आवशे कर्तव्यों. प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि? तो जवाब आवशे अ, वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे. बीजू, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि? तो जवाब आवशे ब, उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था. तीजू, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि? तो जवाब आवशे क, नेहरू जी ने उनसे इनके लिए अनुरोध किया था. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. बीजू, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? उत्तर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था. त्रीजू, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? उत्तर, बाइबल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. चौथुं, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? उत्तर, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की उपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे. पांचवं, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? उत्तर, शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहलू, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? उत्तर, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे. अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे. बीजो सवाल, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? उत्तर, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं. शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. त्रीजू, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी. जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे. चौथो सवाल, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? उत्तर, शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी. इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी. प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? जवाब, शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था. वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे. वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं. उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था. उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे.
इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। बीजू, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। त्रीजू, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। शास्त्री जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी ने आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। चौथो सवाल, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1936 में वह संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के लिए, समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। ત્યાર પછી छठो सवाल, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? उत्तर, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्तित्व के नेता थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई कर्म नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्होंने केवल कर्मयोगी कहना प्राप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और अनुपम उदाहरण है। उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्होंने जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। रिया कहती है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सुनील कहता है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। रिया कहती है गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
सुनील कहता है गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया कहती है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो सुनील कहता है गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया कहती है दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया कहती है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील कहता है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया कहती है गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील कहता है गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया कहती है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? तो सुनील कहता है गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया कहती है गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील कहता है गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया कहती है सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो सुनील कहता है सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो को आंदोलन किया। रिया कहती है गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील कहता है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई थी। रिया कहती है गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील कहता है गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। 9वां सवाल परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम अनुशासन संयम एवं नियम के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। रीढ़ तो मेरुदंड, अमिट तो अटल, आधारशिला तो नींव, सौरभ तो सुगंध, खाद तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित तो विकसित जिसमें पल्लव लगे हैं, सभ्य तो शिष्ट। शब्दकोश क्रम तो અહીં તમે જોઈ શકો છો અટલ, જમીન કા ઉપજાઉ बढ़ने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट અને सुगंध। ત્યાર પછી 10મું एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो જોઈએ આપણે આ કહાનીને આગળ। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियों शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो उठा। उसी चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मुझे तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। पहलू, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो आज एक क्रिया विशेषण अवयव है। बीजू वाक्य, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो आगे ए संबोधक अवयव है। त्रीजू, मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है। तो और ए समुच्चय बोधक अवयव है। चौथું છે अरे ये क्या कर रहे हो। तो अरे ए विस्मयादि बोधक अवयव है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 12, नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। तो जो ये नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। इससे नमक महंगा हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उतारकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धारासभा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। हिंद छोड़ो आंदोलन 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ।
भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी। फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन से ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की थी। प्रश्न नंबर 13, महापुरुष और उनके नारों को जोड़िए और मिलाइए। महापुरुष है गांधी जी, उसका नारा है करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कोष्टक में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाए। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो पहलू है अजीत सिंह, बीजू है अमीरचंद, तीजू सावरकर, चौथું यशपाल, પાંચમું રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, છઠ્ઠું છે સચિન્દ્ર સાન્યાલ, સાતમું છે ચંદ્રશેખર આઝાદ, આઠમું છે બટુકેશ્વર દત્ત, નવમું ભગતસિંહ અને 10મું મંગલ પાંડે। દોસ્તો આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો ફરી વખત આપણે મળીશું એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો।